नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। आज 6 मार्च है, साल का 66वां दिन, क्योंकि लीप ईयर है। तो चलिए आज के इस दिन को प्रोडक्टिव बनाते हैं कुछ शानदार से सवालों के साथ। दोस्तों, आज के सेशन का पहला सवाल है, द सियाचिन ग्लेशियर डिस्प्यूट इज बिटवीन विच टू कंट्रीज। एफकेट 1 2019 में यह सवाल पूछ चुका है। चार ऑप्शन है आपके पास, भारत पाकिस्तान, भारत चाइना, पाकिस्तान अफगानिस्तान या चाइना पाकिस्तान। दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर जो कि हाईएस्ट बैटलफील्ड भी माना जाता है पूरे विश्व का, और यहाँ की जो टेम्परेचर होती है ना वो बहुत ही दुर्गम होती है। वहाँ पे माइनस में अप्रॉक्स 50-60 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रहती है। और उस कठिन परिस्थिति में भी हमारे भारत के सैनिक, हमारे भारत के वीर जवान अपने देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा करके डटे रहते हैं। तो साथियों, भारत और पाकिस्तान के बीच में सियाचिन ग्लेशियर है, सो ऑप्शन ए इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। भारत और पाकिस्तान के बीच में सियाचिन ग्लेशियर को लेकर के डिस्प्यूट है। नाउ लेट मी टेल यू, भारत और पाकिस्तान के साथ जो बॉर्डर इलाका है उसको हम क्या बोलते हैं? मैकमोहन लाइन? अरे नहीं भाई, उसको रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। भारत और चाइना के साथ जो बॉर्डर है ना उसको हम मैकमोहन लाइन बोलते हैं। और LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है ना वो चाइना के साथ है। और LOC जो कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, LOC जो है ना वो पाकिस्तान के साथ में है। ठीक है, सो सियाचिन ग्लेशियर इज अ टेरिटोरियल डिस्प्यूट दैट इज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ओवर द सियाचिन ग्लेशियर रीजन, जो कि ईस्टर्न काराकोरम रेंज में आता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सियाचिन ग्लेशियर इज इन ईस्टर्न काराकोरम रेंज इन द हिमालयन माउंटेन। नाउ लेट अस मूव अहेड। अगला सवाल भी बहुत ही प्यारा है और ये एनडीए 2019 में पूछा है। द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस ऑन वन सनी डे इज 113 इन फॉरेनहाइट स्केल। दोस्तों, फॉरेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, डिग्री केल्विन, इन सबको कन्वर्ट करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है। जैसे मान लो 0 डिग्री सेल्सियस है तो 0 डिग्री सेल्सियस को हम बोलते हैं 273 केल्विन। वैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा 273.15 होता है आप एक्यूरेट में, ठीक है, लेकिन नॉर्मली इसको 273 भी लिखते हैं। तो डिग्री सेल्सियस से डिग्री केल्विन में अगर कन्वर्ट करना है, मान लो 5 डिग्री सेल्सियस करना है, तो आप सीधा सीधा दोनों साइड में 5 जोड़ लो, तो 273 और 5 278 हो जाएगा, 278 केल्विन। लेकिन अगर आपको फॉरेन हाइट में दे रखा है और वहां से केल्विन में कन्वर्ट करना है ना, तो आप हमेशा इस वाले फॉर्मूले को यूज करना। डिग्री सेल्सियस बाई 5 इज इक्वल टू फॉरेन हाइट -32/9 इज इक्वल टू केल्विन -273 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, ये फॉर्मूला यूनिवर्सल है, इसको आप याद रखिएगा। इसको आप हो सकता है नोट डाउन कर लीजिए, CDS FCAT ये सारे एग्जाम्स में पूछ सकता है। ठीक है जी, तो आपको फॉरेन हाइट से केल्विन में सीधा सीधा कन्वर्ट करना है, तो केल्विन इज इक्वल टू F-32 इंटू 5/9 प्लस 273 कर लीजिए। जल्दी से सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज करके देखिए कितना आ रहा है। अराउंड 318.5 318 केल्विन के आसपास में आ जाएगा, और केल्विन में ही आपसे टेम्परेचर पूछा है। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आगे भी इस पे सवाल पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर में। अगला सवाल है, द सब्सिडरी एलियंस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सब्सिडरी एलियंस सिस्टम भारत के किस गवर्नर जनरल ने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौसी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन। हाँ जी, ये जो सब्सिडरी एलियंस सिस्टम है दोस्तों, दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली। इनके नाम नाम में ऐसे वेल आ रहा है, कुआं आ रहा है। ठीक है, तो सब्सिडरी एलियंस सिस्टम लॉर्ड वेलेस्ली ने इंट्रोड्यूस करा था, जो कि भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं 1798 से 1805 तक। इस पॉलिसी में क्या था दोस्तों? दिस पॉलिसी फोर्स्ड इंडियन प्रिंसली स्टेट्स, जो भारत के प्रिंसली स्टेट्स थे, उनको फोर्स करके एक्सेप्ट कराया गया द प्रेजेंस ऑफ ब्रिटिश ट्रूप विद इन देयर टेरिटरीज, यानी उनके इलाके में ब्रिटिश ट्रूप की पोस्टिंग कराई गई। एंड टू एग्री दैट दे वुड नॉट इंगेज विथ एनी अदर फॉरेन पावर्स और फाइट एनी अदर इंडियन पावर्स विदाउट द ब्रिटिश कंसेंट। एक तरीके से उनको कंट्रोल में करने के लिए ना अंग्रेजों ने अपना पुलिस सिस्टम लगा दिया था वहां पे, और उनके साथ ये भी एक एग्रीमेंट करवाया गया कि वो किसी और के साथ क्लास में नहीं लगेंगे बिना ब्रिटिशर्स के परमिशन के। तो दिस वाज सब्सिडरी एलियंस। एलियंस मतलब समझते हो ना, एक संधि होता है।
ठीक है, एग्रीमेंट होता है। तो सब्सिडरी एलियंस सिस्टम जिसको लॉर्ड वेलेस्ली ने इंट्रोड्यूस करा था। तो ऑप्शन ए इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन विच सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बिपिन चंद्रपाल इज करेक्ट। तो दोस्तों ये 2018 में सीडीएस में पूछा है, सीडीएस 2018 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बिपिन चंद्रपाल इज करेक्ट। ही वॉज द मेंबर ऑफ द मॉडरेट ग्रुप ऑफ द कांग्रेस, इज इट राइट? एब्सोल्युटली नॉट। ही वॉज द मेंबर ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ऑफ द कांग्रेस। आपको क्या लगता है? ये डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। ही वॉज द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इन द फर्स्ट गवर्नमेंट, नो, ये तो बलदेव सिंह थे ना जी, डिफेंस मिनिस्टर। ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, एब्सोल्युटली नॉट। तो दोस्तों आपको क्या लगता है? बिपिन चंद्रपाल, he was a noted politician, journalist, and eminent orator, and one of the three famous patriots known as ट्राइलॉजी, लाल बाल पाल। नाउ बाकी के दो लोग कौन थे? लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल में। ठीक है, सो he was the member of Brahma Samaj and believed in the equality of men and women. Now he was encouraged widow remarriage and female education in India. So option B is the absolutely right answer. He was the member of the extremist group of the Congress, not the moderate group. अगला सवाल जो कि पांचवा सवाल है आज के सेशन का, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू रिचर स्केल। दोस्तों रिचर स्केल, जिस स्केल पे आप भूकंप को मापते हैं उसको रिचर स्केल बोलते हैं। इट वॉज डिवाइज्ड इन 1935 बाय चार्ल्स एफ रिचर। It describes the quantity of energy released by a single earthquake. Richter scale has no upper limit. अब देखो तीसरा स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत हो गया ना, क्योंकि रिचर स्केल 0 से 12 के पैमाने पे मापता है और 6 से ऊपर वाला जो होता है ना भूकंप, वो बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है, तो रिचर स्केल का जो मैग्नीट्यूड है, ये जो रिचर स्केल है दैट वाज डेवलप्ड इन 1935 बाय चार्ल्स एफ रिचर। तो स्टेटमेंट 1 आपका सही हो गया। ठीक है, now the magnitude of earthquake can be determined from the log of amplitude of waves recorded by seismograph। ये एक ग्राफिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ऊपर में उसका मैग्नीट्यूड दिख रहा होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। ठीक है, सो फ्रेंड्स उस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी, जिसमें स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 है, यानी ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। Now we'll be going through some of the most expected questions for today. तो क्या आप सब तैयार हो? पहला सवाल है, The Vernacular Press Act was enacted during the tenure of which viceroy? दोस्तों वर्निकुलर प्रेस एक्ट जो कि 1878 में पास हुआ था, एंड दिस लॉ वाज पास्ड इन ब्रिटिश इंडिया टू लिमिट द फ्रीडम ऑफ इंडियन प्रेस। जो भारतीय प्रेस थे उनके फ्रीडम को रोकने के लिए, उनके ऊपर लगाम लगाने के लिए, उनके ऊपर ढेर सारी पाबंदियां लगाने के लिए वर्निकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। इस एक्ट को हम लोग गैजिंग एक्ट के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंग्लिश और वर्निकुलर न्यूज़पेपर्स में डिस्क्रिमिनेशन कर रहा था, और इसको लॉर्ड लिटन ने पास किया था। सो ऑप्शन ए इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। तो वर्निकुलर प्रेस एक्ट को किसने पास किया? लॉर्ड लिटन ने। कब? 1878 में। ठीक है, एंड इट एम्ड टू कर्टेल द फ्रीडम ऑफ द इंडियन प्रेस एंड प्रिवेंट द पब्लिकेशन ऑफ राइटिंग कंसिडर्ड सिडिक्सियस बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। यानी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो काम काज था, जो उनके पॉलिसीज थी, अगर उनको कोई भारतीय राइटर जो है वो अगर क्रिटिसाइज करता था तो उससे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। ठीक है, सो बेसिकली दिस एक्ट एम टू कंट्रोल द इंडियन राइटिंग्स अगेंस्ट ब्रिटिश पॉलिसी दैट कुड कॉज dissatisfaction with the British government. Now, the next question on your screen is the theory of drain of wealth in India that was propounded by theory of drain of wealth। एक तरीके से जो हमारा देश जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसको अंग्रेज जब लूट करके ले जा रहे थे ना, तो इसी से रिलेटेड है। दादा भाई नौरोजी, जिनको हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, he propounded the theory of drain of wealth and argued that the Britain was draining India's wealth to Britain through colonial rule. Now, as per the options, option B, the grand old man of India, Dada Bhai Nauroji is the absolutely right answer. दोस्तों तीसरा सवाल भी बहुत ही तगड़ा है। The Battle of Chausa
जो कि 1539 में हुआ था। किसके बीच में? देखो अकबर तो था नहीं उसमें, ठीक है जी, अकबर नहीं था ना, बाबर भी नहीं था, जहांगीर भी नहीं थे, कौन थे? हुमायूं और शेर शाह सूरी थे। तो 1539 में बैटल ऑफ चौसा हुआ था। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। सो द बैटल ऑफ चौसा दैट वाज फाउंड इन 1539, दिस वाज द सिग्निफिकेंट कन्फ्रंटेशन बिटवीन हुमायूं एंड मुगल एम्पायर शेर शाह सूरी, द फाउंडर ऑफ द सूरी एम्पायर। इसमें जीता कौन था? ट्रिपल एस, शेर शाह सूरी जीत गया था। एंड दिस बैटल वाज द इंस्ट्रूमेंटल इन द राइज ऑफ पावर इन इंडिया फॉर शेर शाह सूरी। Here goes question number 4, which says, which ancient Indian text is considered to a treatise on political ethics and governance attributed to चाणक्य? दोस्तों ये सवाल बहुत ही तगड़ा है। चाणक्य, जिनको हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने एक बहुत ही फेमस किताब लिखी थी, याद है आपको? उस किताब का नाम था अर्थशास्त्र, एंड इट वाज रिटन इन संस्कृत, जो कि वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव वर्क था। और इस किताब के अंदर में बात की गई थी इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर, मिलिट्री स्ट्रैटेजीज के ऊपर, जो कि उस टाइम के लिए बहुत ही नया था। और अभी भी इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मॉडर्न एज में लोगों को सीखना चाहिए अर्थशास्त्र पढ़ के। सो अर्थशास्त्र वाज द नेम ऑफ द बुक फ्रेंड्स। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। वैसे एक और सवाल यहां से आ सकता है कि चाणक्य को हम लोग कौटिल्य तो बोलते ही हैं, इनका एक और नाम है विष्णुगुप्त, ठीक है? तो ये भी आप याद रखिएगा। अब दोस्तों साइमन कमीशन नाम तो आपने कई बार सुना होगा, हो सकता है आपके सीबीएसई या बोर्ड एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन भी आया हो। तो साइमन कमीशन वाज बॉयकॉटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यू टू द मेन रीजन। क्या मेन रीजन था? क्योंकि देखो साइमन कमीशन जो था ना, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम था, जो वर्किंग था, उसको रिव्यू करने के लिए आ रहा था, लेकिन उसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं थे, राइट? सो दिस वाज द मेन इशू। सो the Simon Commission that was formed in 1927 by British government to report on the political situation in India was boycotted by the Indian National Congress and other Indian political organizations because it did not include any Indian members, showcasing a disregard for the Indian opinion. तो अगर उसमें कोई भारतीय मेंबर्स हैं ही नहीं तो जाहिर सी बात है उसका ओपोज किया गया साइमन कमीशन का। अब दोस्तों एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ करके जाता हूं। द रेयोटवारी सिस्टम इन ब्रिटिश इंडिया वाज प्राइमरली इंट्रोड्यूस्ड बाय। जल्दी से इस सवाल का जवाब वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। जाते जाते कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको दे देता हूं। रक्षक क्रैश कोर्स जो कि सीडीएस के लिए है, ऑलरेडी 29 फरवरी से लाइव हो चुकी है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी ज्वाइन भी कर लिया है। जिनको नहीं पता था वो अभी जान लीजिए कि आपको अनअकैडमी प्लस पे अगर आपका ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन है, आप फ्री में इसमें एनरोल कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन नहीं है तो फटाफट से ले लीजिए यार, छोटा सा सब्सक्रिप्शन है, AREA5 कोड लगा दीजिए, आपको वहाँ पे डिस्काउंट भी मिल जाएगी। एनडीए वालों के लिए रफ्तार रैपिड रिवीजन कोर्स है, ठीक है जी। तो देखो जिनको सीडीएस, एफकैट, सीएपीएफ की तैयारी करनी है ना, यू नो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन इज लाइक नेटफ्लिक्स। एक बार सब्सक्रिप्शन ले लो, सारे ही बैचेस आप एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। वैसे ही एनडीए कैटेगरी में अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले ली तो एनडीए के अंदर जितने भी बैचेस हैं ना वो सारे ही आप एक्सेस कर पाओगे। एंड दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन इंडिया जिसमें इतना सारा फीचर्स, इतने सारे टू वे कम्युनिकेशन के फीचर्स हैं और इतना तगड़ा कंटेंट है। तो दोस्तों अगर आपको कोई डाउट आती है नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।